हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 3 ऑफ टेली प्राइम में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस वाले सेशंस में टेली प्राइम के अंदर सीखा था कि कंपनी क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं कंपनी को, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम जो करेंगे वो करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अगर आपको टैली अच्छे से सीखना है तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग के बिना आप सॉफ्टवेयर तो चला लेंगे लेकिन आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। मतलब एक तरीके से आप डाटा एंट्री ही कर पाएंगे, अकाउंटिंग को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको अकाउंटिंग भी आए सॉफ्टवेयर के साथ साथ। तो इसलिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट लेकर हम चल रहे हैं, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और समझ पाए, ताकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला पाए। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे ही बने होते हैं सारे के सारे। तो अगर आपको अकाउंटिंग आती है इट मीन्स आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। थोड़े फीचर्स इधर उधर हो सकते हैं, बट अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आप सॉफ्टवेयर को समझ भी पाएंगे और चला भी पाएंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग आपको आना बहुत जरूरी है, खासतौर पर बेसिक ऑफ अकाउंट। तो इस वाले सेशंस के अंदर हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे, क्या सीखेंगे? अकाउंट विसेस अकाउंटिंग। मतलब क्या होता है कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। जैसे नाम सुना होगा, व्हाट इज अकाउंट, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है अकाउंट, क्या होता है अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है वो हम देखेंगे, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिक टर्म कौन कौन से हैं अकाउंटिंग के, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से बेसिक है। अगर ये समझ पाएंगे तो आप जो है सेकंड स्टेप पे चले जाएंगे। तो हम जो अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में सीखने जा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। तो अगर आप नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं तब भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, वन वन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंट विसेस अकाउंटिंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो अकाउंट जो होता है वो खाता होता है। खाता मतलब वो किसी पर्सन का हो सकता है या किसी कंपनी का हो सकता है, एसेट्स का हो सकता है, लाइबिलिटीज का हो सकता है, या इनकम का हो सकता है, या एक्सपेंस का होता है। इन्हीं से जो है खाता बनता है। तो इन सब के बारे में भी हम समझेंगे कि कंपनी क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंट्स के अंदर। अगर आपको अकाउंट सीखना है तो इसे समझना पड़ेगा। जो चार वर्ड आपको दिख रहे हैं, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इसको रटना नहीं है, समझना है। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एसेट्स, क्या होता है लाइबिलिटीज, क्या होता है एक्सपेंस। तो सिंपल शब्दों में कहूं तो अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस एटसेट्रा। तो अकाउंट किसी से भी हो सकते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो, जैसे आपके एसेट्स के हो सकते हैं, लाइबिलिटीज के लेजर्स हो सकते हैं। अच्छा, लेजर्स भी बोलते हैं हम इसको। अकाउंट को अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर करोगे तो उसे हम लेजर्स बोलते हैं। तो इन्हीं टाइप के आपको खाता बनाने पड़ेंगे, या तो एसेट्स के होंगे, या तो लाइबिलिटीज के होंगे, या तो इनकम के होंगे, या तो एक्सपेंस के होंगे। तो ये समझना तब भी जरूरी हो जाता है, तभी आप सॉफ्टवेयर के अंदर समझ पाएंगे कि भाई क्या एसेट्स होता है, क्या लाइबिलिटीज होता है, कौन सा लेजर किसके अंदर बनाया जाएगा। तो अगर आपको अकाउंटिंग क्लियर होगी तो अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग। सिंपल शब्दों में हम बात करें तो अकाउंटिंग क्या होती है? लैंग्वेज होती है बिजनेस की। बिजनेस की लैंग्वेज होती है। ये बताता है कि आपका बिजनेस कहां पर है, क्या डिसीजन लेना है आगे। तो अकाउंटिंग जो है एक तरीके से बहुत ही जरूरी है किसी बिजनेस को रन करने के लिए। तभी आप अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे जब आप उसमें सही तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। तो आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि अकाउंट क्या होता है? खाता होता है, और उस खाते की रिकॉर्ड रखना। मतलब किसको हमने कितना दिया, मान के चलिए किसी पर्सन का अकाउंट है, अब उनको कितना पैसा दिया, कितना पैसा लिया, उनके पूरे लेन देन को रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। ये बताता है अकाउंटिंग की इन पर्सन को हमने कितना दिया है, कितना नहीं दिया है। वो एक तरीके की लैंग्वेज ही हुई। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है इसका? टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड रखना। दूसरा यहाँ पर देखोगे तो हमें ये पता लगाने के लिए भी अकाउंटिंग का यूज होता है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। हर एक बिजनेसमैन को
ये जानना होता है कि भाई हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, तो इसलिए भी अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशंस हमारी कहाँ पर है, ये भी आपको अकाउंटिंग ही बताता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस कहाँ पर है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, मतलब हमें अकाउंटिंग के जरिए ही इंफॉर्मेशन देना होता है कि हमें कितना किससे लेना है, कितना हमें किससे देना है। तो जब अकाउंटिंग आप सही से करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमने जिससे जितना परचेज किया है, मान के चलिए किसी से हमने परचेज किया है, अब कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, उधार में कितना लेना है, कितना देना है। तो अगर सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड हुआ रहेगा तभी हम बता पाएंगे। टू असिस्ट द मैनेजमेंट, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है मैनेजमेंट को असिस्ट करेंगे तभी वो सही डिसीजन भी ले पाएंगे। तो ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव होते हैं अकाउंटिंग के। अब हम अपने अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस और इंडिविजुअल। मतलब क्या हुआ, तो अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूं तो अकाउंटिंग किसी बिजनेस या व्यक्ति के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखना, उससे संबंधित विश्लेषण करना और रिपोर्ट तैयार करना व्यवस्थित ढंग से, उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हमने। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये 4 वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे तो वैसे तो बेसिक टर्म्स बहुत सारे हैं अकाउंटिंग के, लेकिन वो लगभग इसी के अंदर आ जाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस के ही अंदर। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको जनरल एंट्री पास करना है अच्छे तरीके से, अगर डेबिट और क्रेडिट में बहुत ही कंफ्यूजन होती है तो एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेट्स की। एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति होती है। और संपत्ति हम किसे कहते हैं, जो हमारा हो, जिस पर हमारे राइट्स हो, जो फ्यूचर्स में बेनिफिट्स दे, उसे हम एसेट्स कहते हैं। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि घर पर अगर चेयर रखी है या टीवी रखी हुई है तो वो क्या है, वो संपत्ति है, उस पर हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं। अगर कोई दूसरा लेके जाएगा तो आप उसे क्या कहेंगे, उसको रख दीजिए, क्योंकि उस पर आपके राइट्स हैं, वो आपकी संपत्ति है। तो संपत्ति हम उसे को कहते हैं। ऐसे ही बिजनेसेस के अंदर भी होता है संपत्ति, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति जो कि हेल्प करती है फ्यूचर्स में प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जैसे लैपटॉप हो गया, आपका कैश हो गया, फर्नीचर्स हो गए, एसी लगा हुआ है। और बिजनेस के अंदर जो इन्वेंट्री है, मतलब स्टॉक जो है, वो सारी क्या चीजें हैं, आपकी एसेट्स हैं। अब बिजनेसेस के अंदर भी ना एसेट्स दो तरीके की होती है। कौन कौन सी एसेट्स होती है, एक होता है आपका करंट एसेट्स होता है, दूसरा आपका फिक्स एसेट्स होता है। अब सर इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा करंट एसेट्स है, कौन सा फिक्स एसेट्स है, तो इसको भी समझना बहुत ही आसान है। एसेट्स का मतलब मैं दोबारा से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स हम उसे कहते हैं जो फ्यूचर्स में बेनिफिट्स दे, जिस पर हमारे अधिकार हो, राइट्स हो, जो फ्यूचर्स में बेनिफिट दे, वो सारे के सारे एसेट्स कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक करंट एसेट्स होता है आपका, दूसरा आपका फिक्स एसेट्स होता है। अब करंट एसेट्स किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। करंट एसेट्स हम किसे कहते हैं कि जिसका बेनिफिट आप विद इन 1 ईयर के अंदर ले लें, वो आपका करंट एसेट्स के अंदर आता है, या आप उसको इन कैश करवा लें विद इन 1 ईयर के अंदर, तो जो है वो करंट एसेट्स के अंदर आएगा। जैसे कौन कौन सी चीजें हैं आपकी यहाँ पर देखोगे तो कैश हो गया। कैश क्या है, आपका करंट एसेट्स के अंदर आता है, क्योंकि उसको आप कभी भी एक्सपेंस कर सकते हो, मतलब खर्च कर सकते हैं आप। उसके बाद देखोगे यहाँ पर इन्वेंट्री भी क्या है, आपकी करंट एसेट्स के अंदर आती है, क्योंकि जो आपका स्टॉक होता है बिजनेस के अंदर, वो आता है और चला जाता है। वो ऐसा नहीं होता है कि लंबे टाइम्स के लिए होता है, वो आप कभी भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये भी किसके अंदर आता है, करंट एसेट्स के अंदर आता है। ऐसी बात करें तो डेटर्स क्या होते हैं, मतलब डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जिनको हम उधार में सामान देते हैं। तो मतलब अगर हमने उधार में सामान दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उनसे पैसा लेना है, मतलब ये फ्यूचर्स में बेनिफिट देंगे और वो हमारे अधिकार हैं, राइट्स हैं हमारे। तो सबसे पहले बात क्या होगी, हमारे राइट्स हैं तो एसेट्स हो गया, विद इन 1 ईयर के अंदर ही पे करते हैं। जो इनको हम उधार में देते हैं वो मुख्यतः साल भर के अंदर आपको पेमेंट कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सालों साल वो पेमेंट ही नहीं करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि आप हमें या तो पैसे दे दीजिए हमारे, या तो फिर सामान वापस कर दीजिए, यही कहेंगे अधिकार के तौर पर। डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं। उसके बाद देखोगे यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हो विद इन 1 ईयर के अंदर, मतलब जिसको आप इन कैश करवा लें या उसका बेनिफिट ले पाए विद इन 1 ईयर के अंदर, तो वो आपका करंट एसेट्स के अंदर आएगा। मतलब शॉर्ट टर्म्स जो इन्वेस्टमेंट होती है जो विद इन 1 ईयर के अंदर, मतलब 1 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती
होती है वो किसके अंदर आती है, आपकी करंट एसेट्स के अंदर आती है। उसके बाद देखोगे एडवांस सैलरी। अब यहाँ पर देखोगे एडवांस सैलरी भी करंट एसेट्स होता है। मान के चलिए कि हमने अपने एम्प्लॉय को 2 महीने का एडवांस दिया हुआ है, 2 महीने की एडवांस हमने सैलरी दी हुई है। अब वो बताइए क्या हुआ आपके लिए, एसेट्स हुआ, एक्सपेंस हुआ, पहले ये बताइए। तो बहुत लोग इसको एक्सपेंस कह देते हैं क्योंकि सैलरी आप दे रहे हैं। नहीं, ये एक्सपेंस नहीं है, क्या है, ये एसेट्स है, क्योंकि आपने उनको एडवांस में पे किया है, तो अभी आपने उसका बेनिफिट नहीं लिया है। आप इसका बेनिफिट लेंगे कब, फ्यूचर्स में ये बेनिफिट देंगे। मतलब आपने अपने एम्प्लॉय को पैसा दिया हुआ है 2 महीने के एडवांस, या तो वो काम करेंगे या तो वो आपको पैसे रिटर्न करेंगे, तो अगले 2 महीने तक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये किसके अंदर आएगा, ये करंट एसेट्स के अंदर आएगा। तो सिंपली शब्दों में ये आप कह सकते हो कि करंट एसेट्स के अंदर कौन से एसेट्स आते हैं, जिनका आप बेनिफिट विद इन 1 ईयर के अंदर ले लें या इन कैश करवा लें आप, वो आपके करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं। अगले पे हम चलते हैं यहाँ पर फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, मतलब जो लंबे समय के लिए आपके बिजनेस को बेनिफिट दे, जिस पर आपके राइट्स हो, वो आपका फिक्स एसेट्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑफिस में रखा हुआ कंप्यूटर, ऑफिस में यूज होने वाले कार्स, लैंड्स, बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, मशीनरी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं, जिनको आप बार बार परचेज नहीं करते हो। अगर आप बार बार परचेज करते हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो आपकी इन्वेंट्री है। मान के चलिए कंप्यूटर हो गया, अब कंप्यूटर आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इन्वेंट्री। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करंट एसेट्स हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस लिए है ये एसेट्स आपका। ऐसा तो नहीं है कि आप विद इन 1 ईयर के अंदर अगर आप इसे एक्सपेंस कर देते हो या इसको इनकैश कर देते हो तो एक करंट एसेट्स हो जाता है। बट यही अगर आपके लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, मींस मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, तो ये फिक्स एसेट्स के अंदर आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज हम किसे कहते हैं, जो हमें फ्यूचर्स में पे करना हो, मतलब हम लाइबल्स हैं फ्यूचर्स में पे करने के लिए, वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं, मतलब हम उसे लायबिलिटीज कहते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज और एक होती है लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज के अंदर वो लायबिलिटीज आती हैं जो आप विद इन 1 ईयर के अंदर पे करते हो, मतलब विद इन 1 ईयर के अंदर आपको पे करना है। लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज का क्या मतलब होता है, जो 1 साल से ज्यादा के लिए हो, मतलब मोर देन 1 ईयर के लिए हो, वो आपके लॉन्ग टर्म्स के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर देखते हैं, देखोगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज। अ शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, मतलब जो आपको विद इन 1 ईयर के अंदर पे करना हो, वो आपकी शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज के अंदर आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये क्या होता है, आपका जो टैक्सेस होते हैं, जो आप रिटर्न फाइल करते हो, उनको आपको कब तक देना होता है, विद इन 1 ईयर के अंदर ही आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी आपको। ऐसे यहाँ पर देखोगे तो क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। मतलब जो हम उधार में सामान परचेज करते हैं, इन्वेंट्री परचेज करते हैं, मींस सप्लायर। आप इसको सप्लायर भी बोल सकते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं। तो जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो अगर हमने उधार में सामान खरीदा है तो मतलब क्या हुआ कि विद इन 1 ईयर के अंदर ही पे करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि उनको नेक्स्ट ईयर हम पेमेंट करेंगे, नहीं तो वो क्या कहेगा कि आप मुझे या तो सामान वापस कर दीजिए या तो मुझे पैसे दे दीजिए, यही बोलेगा। अब यहाँ पर देखोगे अगला है शॉर्ट टर्म्स लोन। मतलब अगर जो आपने लोन लिया हुआ है विद इन 1 ईयर के अंदर अगर आपको पे करना है तो वो आपका शॉर्ट टर्म्स लोन के अंदर आप एंटर करोगे। ऐसे देखोगे यहाँ पर अगला दिखा रहा है क्या, लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज। क्या होती है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज क्या होती है, देखोगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज आर टिपिकली ड्यू मोर देन अ ईयर इन द फ्यूचर्स। मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए जो हो, जो लॉन्ग टर्म्स के लिए हो, वो आपका लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज के अंदर आता है। मतलब जैसे कि लंबे समय के लिए होता है, 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आपको पे करना हो तो वो आपका लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज के अंदर जाता है। जैसे आपने सुना होगा मॉर्टेज लोन हो गया, बोन्स पेबल हो गया, या लॉन्ग टर्म्स लीज या लोन्स हो गए, 1 साल से ज्यादा के लिए लोन ले रखा है आपने, तो वो सारी जो लायबिलिटीज होती है वो लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज के अंदर हम एंटर करते हैं। ये जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे तो ये डिफाइन करके देखेंगे किस तरीके से। बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जो आप लेजर बनाते हो ना, तो उसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज के अंदर डालें या शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज के अंदर डालें। तो अगर आपको पता होगा शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज कौन सी होती हैं, लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज कौन सी होती हैं, तो आप सही से लेजर्स भी बना पाएंगे। ऐसी जैसे हमने एसेट्स पढ़ा, तो एसेट्स में भी आपने क्या पढ़ा कि करंट एसेट्स कौन से होते हैं और फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं। जब आपको पता होगा तभी तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर डिफाइन कर पाएंगे। वो जब हम करेंगे तो और अच्छी तरीके से देखेंगे। अभी हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लायबिलिटीज क्या होती हैं, शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज कौन सी होती हैं और लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज कौन सी होती हैं। अगला पॉइंट है हमारा इनकम।
इनकम हम किसे कहते हैं? अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो जो भी हम अर्न करते हैं उसे हम इनकम कहते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर भी ना इनकम दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका डायरेक्ट इनकम होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, डायरेक्ट इनकम कैसे पहचाने और इनडायरेक्ट इनकम कैसे पहचाने? तो सिंपली शब्दों में आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो भी आप अर्न करते हैं बाय बिजनेस और बाय प्रोफेशन। बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि अगर जो आपकी बिजनेस कर रहे हो, जो वहां पर सेल करते हो, तो क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट इनकम कहलाता है। प्रोफेशन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, वहां से आपको सैलरी मिलती है, तो क्या कहलाता है आपका, वो भी डायरेक्ट है। मतलब डायरेक्ट इनकम वो होते हैं जिनके लिए आप पूरा टाइम देते हैं, वो आपका डायरेक्ट इनकम कहलाता है। तो सिंपली शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो भी हम अर्न करते हैं बाय बिजनेस और प्रोफेशन से, वो डायरेक्ट इनकम के अंदर आता है। उसके अलावा कोई अदर सोर्सेज हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अदर सोर्सेज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? इंटरेस्ट रिसीव, मतलब अगर आपने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, एफडी कर रखी है, वहां से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो कौन सी इनकम हुई? वो हो जाएगी आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी वो, क्योंकि आप उसके लिए ना तो कोई काम कर रहे हैं, ना तो कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने अमाउंट जमा कर रखा है बैंक के अंदर और वहां से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। अगर मैं यही कहता कि नहीं, मेरा जो काम है क्या है, मेरा बिजनेस है, मैं लोगों को पैसा उधार में देता हूँ और उनसे मैं क्या करता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा आपका, फिर वो डायरेक्ट इनकम हो जाएगी आपकी, एक तरीके से, है ना, एक तरीके से बिजनेस हो जाएगा आपका। तो वहां से अर्न करेंगे आप, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट। तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन किस चीज की है। कमीशन रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए कि मेरा एक शॉप है, किसका, गारमेंट का शॉप है, और वहां पर एक कस्टमर है, उन्होंने बोला कि बगल में मेरी एक जमीन है, इसे बिकवा दीजिए, मैं आपको 10% या 20% इस पे कमीशन आपको दे दूंगा। तो हमारे पास भी बहुत सारे कस्टमर्स आते रहते थे। मैंने क्या करा, एक पर्चा उठाया और सामने लगा दिया दुकान के, बगल वाली जो जमीन है वो बिक रही है, एक पोस्टर लगा दिया। मान के चलिए फिर एक कस्टमर आए, उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने बता दिया कि हाँ बगल में बिक रही है, उन्होंने जाके वो ले लिया और वहां से मुझे कमीशन रिसीव हो गया। तो वो कमीशन क्या हो जाएगी आपकी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो हो जाएगी आपकी इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि आपने उसके लिए तो बिजनेस कर नहीं रहे। लेकिन अगर मैं यही कहता कि मैं क्या करता हूँ कि जमीन खरीदता हूँ और बेचता हूँ और उसमें कमीशन रिसीव करता हूँ, मेरा काम ही है क्या करना, कि जमीन को खरीदना और बेचना, तो उस केस में वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन किस चीज की है, उसी के बेस पर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिफाइन करेंगे। तो सिंपली शब्दों में मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट इनकम क्या होती है, जो भी हम अर्न करते हैं बाय बिजनेस और प्रोफेशन से, वो डायरेक्ट इनकम के अंदर आएंगी। इनडायरेक्ट इनकम के अंदर कौन सी इनकम आती है, अगर आपने बाय बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा कहीं अदर सोर्सेज से रिसीव किया है इनकम, तो वो आपकी कहलाएगी इनडायरेक्ट इनकम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। तो बिजनेस के अंदर भी खर्चे होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? ऐसी बहुत बार कंफ्यूजन होता है जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर लेजर्स बनाते हैं कि सर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालें या इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर एंटर करें। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सिंपल शब्दों में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, मान के चलिए एक पेन ले लेते हैं हम। अब इस पेन को बनाने में जितना भी खर्चा लगेगा, मतलब एक पेन को बनाने में जितना भी खर्चा लगता है या उसके प्रोडक्शन में भी जितना खर्चा लगेगा, वो किसके अंदर आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। तो आप सिंपली शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जितना भी खर्चा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के पर्पज से होता है, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। चाहे वो वेजेस का खर्चा हो जाए, सैलरी हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया आपका, फैक्ट्री का रेंट हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगी। मतलब अगर फैक्ट्री के अंदर खर्चा हुआ होगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के पर्पज से खर्चा हुआ होगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगी। और ऑफिसेस के पर्पज से हुआ होगा, मतलब सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ होगा, तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। तो जैसे यहाँ पर देखोगे तो सैलरी क्या है, खर्चा है, लेकिन डिपेंड करता है कि फैक्ट्री का सैलरी पे किया है या ऑफिस का आपने पे किया है, तो उसी के बेस पर आप ये यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे ऑफिस का मतलब क्या हुआ कि ना तो वो प्रोडक्शन के लिए खर्चा हुआ है, ना ही वो मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा दो चीजें, अगर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के पर्पज से खर्चा हुआ होगा तो कहाँ जाएगा, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च किया होगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन होने के बाद जब हम सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खर्च करते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, सैलरी हो गया, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, कमीशन अलाउ हो गया, डिस्काउंट अलाउ हो गया, जिसमें आपका ना तो मैन्युफैक्चरिंग ऐड है ना ही प्रोडक्शन ऐड है, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अगर आप लोगों को समझ ना आए, फिर भी कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
आएगा उसके अनुसार आपको क्लियर कर देंगे हम। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, इनकम क्या होता है और एक्सपेंस क्या होता है। तो ये 4 वर्ड सीखे आज हमने। क्या सीखा? केवल 4 वर्ड सीखे कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, इनकम क्या होता है और एक्सपेंस क्या होता है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो आगे और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे इसको हम और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जब आगे चलेंगे तो, लेकिन जो बेसिक्स है इसका, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस, ये हमें पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एक तरीके से एकदम बेसिक है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप जनरल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे, और जब तक जनरल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा फिर इशू होगा, आप रूल ही नहीं पता कर पाएंगे फिर। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस को समझना। बाकी इसको जब हम करेंगे एंट्रीज धीरे धीरे और आगे चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है कि जिनकी ये फर्स्ट क्लास ले रहे हो अकाउंटिंग की, उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आए। अगर 10% या 20% भी आ रहा है समझ में, इट मीन्स आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। नेक्स्ट सेशंस में जो हम करेंगे वो करेंगे डबल एंट्री के बारे में। डबल एंट्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं, गोल्डन रूल के बारे में पढ़ेंगे हम, तो और भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे कल वाली क्लास के अंदर। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमने सीखा अकाउंट और अकाउंटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग की क्या उद्देश्य है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या सीखा कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर इसमें कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।